हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डे नाइट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जी हाँ, मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों 2024 के लिए, जो कि आपके CUET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके CUET 2023 में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैंने खुद से उसको रखा हुआ है ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इसके साथ साथ ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि उसको आप नोट भी करते रहें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आप उसमें क्या होगा ना कि लिखते जाएंगे तो आपको याद भी होता रहेगा और कुछ ऑप्शन को भी हम देखेंगे कि बेहतर उसके क्या और भी आंसर हो सकते हैं। ऑप्शन को भी हम लोग एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आपके सामने दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन करीब करीब 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में एक एक करके। तो दोस्तों DNS पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। तो देखिए, तो दोस्तों पहला आपके सामने क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कि आपके 4 SST के जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? है ना, कौन सा गुप्त रूलर था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? आपके ऑप्शंस हैं सामने, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। और पांचवा भी ऑप्शन इसमें दे दिया गया है ताकि आप कंफ्यूज हो, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन राइट कौन आंसर होगा। देखिएगा दोस्तों, तो इसका महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो सबसे पहले एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, महाराजा धीराज की सबसे पहले उपाधि जो धारण की थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। देखिए, महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी, लेकिन समुद्रगुप्त जो था उसने बाद में इस उपाधि को धारण किया था। क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट आपको बताना है। यहाँ देखिए, विच गुप्ता रूलर गेव रिकॉग्निशन टू द डिग्री ऑफ महाराजा धीराज, यहाँ पे है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम। तो फर्स्ट जो है आपको बताना है, तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका आंसर हो जाएगा महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में समुद्रगुप्त ने भी धारण किया था। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? देखिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। ठीक है, अच्छा क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेपोलियन की तरह ही इसने भारत में हुड़ों के अटैक को रोका था, इसलिए भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले एक कवि थे, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या था? हरिसेठ। ठीक है, तो हरिसेठ जो है किसके दरबार में रहते थे? हरिसेठ जो है आपके समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वैसे एक क्वेश्चन के ऑप्शन में देखिए, जैसे यहाँ दिया है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो गुप्ता वंश के फाउंडर थे। ठीक है ना, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर ये थे। ध्यान रखिएगा, ये क्यों कौन थे? ये फाउंडर थे किसके? गुप्ता वंश के फाउंडर थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुप्ता वंश में आप जानते हैं श्रीगुप्त पहले आए, फिर उनके लड़के घटोत्कच आए, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, इस तरह से लोग आए थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने इन सब पॉइंट को नोट कर लिया होगा। चलते हैं अब आगे और सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आज के। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यात्री जो चीनी यात्री थे, फाहियान जिनका नाम था, वो किसके शासनकाल में सबसे पहले आए थे? ठीक है ना, तो ड्यूरिंग हुज रेन डिड द फेमस चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया? तो दोस्तों आप जानते हैं, देखिएगा ध्यान से, फाहियान जो आया था चीनी यात्री वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने ऑप्शन 1 में बताया ही था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराजा धीराज। इस बात को ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था? चंद्रगुप्त सेकंड जो है फाहियान उसी के शासनकाल में आया था, इसको याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में उसी के टाइम में
कालिदास भी कवि हुए थे, कालिदास, ठीक है। शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं और हो सकता है आपसे इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे CUET 2024 में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर 86वें संविधान संशोधन की बात करें हम, तो ये किया गया था 2002 में। 2002 में ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट में, जो कि फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, देखिएगा फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। और संविधान में किस पार्ट में दिया है? पार्ट 3 में दिया है, ठीक है। और फंडामेंटल राइट लिया कहां से गया है? फंडामेंटल राइट दोस्तों लिया गया है USA से, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और एक बात मैं बताऊं तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A जोड़ा गया है बाद में 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें क्या है? इसमें 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राज्य फ्री शिक्षा अवेलेबल कराएगा, यही बात की गई है 86वें संविधान संशोधन में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप इन सब चीजों को नोट कर लिया होगा आपने। फंडामेंटल राइट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही वर्णित थे, ठीक है, लेकिन बाद में एक जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, जिसको कि USSR के संविधान से लिया गया था और भारत में बाद में जोड़ा गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िएगा ध्यान से और पहले कोशिश खुद से कीजिए कि आप इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भैया ये क्वेश्चन ना हटे भैया, ये तो एकदम बारूद है। राज्यसभा के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, यह भंग नहीं की जा सकती, इट कैन नॉट बी ब्रोकन। हाँ, तो देखिए डिसॉल्व यहाँ पे लिखना चाहिए, तो ये ब्रोकन, हार्ट ब्रोकन हो गया, जैसे ऐसा लिख दिया इन्होंने, इनको डिसॉल्व लिखना चाहिए था, कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ डिसॉल्व, ठीक है। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, बिल्कुल सही बात है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हर 2 साल में इसके 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं ऑटोमेटिक, तो उनको जो है भंग नहीं किया जा सकता, इस बात को सही किया जा सकता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नहीं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है, 5 वर्ष तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी 2 जिसमें दिया है वो आंसर तो हो ही नहीं सकता। कौन कौन सही है पूछा है, देखिए यहाँ पूछा है ना, इसमें से कौन कौन सही है, तो 2 तो एकदम गलत है, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का, जबकि लोकसभा जो कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उसका 5 साल का होता है, ठीक है। तो दूसरा जहां जहां दिया है उसको गलत काट दीजिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा दिया है। ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा दिया है। और ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा दिया नहीं है, तो दूसरा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको एक आंसर भी अगर खाली दूसरा पता होता, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ये पता होता, मान लीजिए बाकी चीजें आपको नहीं भी पता होती, ये अगर पता होता सिर्फ कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है, उनका टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स होता है, न कि 5 ईयर्स, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि 2 जिसमें है कट जाएगा, आंसर बस एक ही बचेगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3rd। आइए अब आगे देख लेते हैं। तीसरे में क्या है? तीसरे में है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। मैंने वही आपको बात बताया था कि 1/3 जो मेंबर हैं वो हर 2 साल बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होती, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही बात है। अब चौथा क्या है? चौथा देखिए, चौथा है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। अच्छा, एक बात ध्यान से समझिएगा, लोकसभा सदस्य, वैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है, और राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं यानी मेंबर बन सकते हैं, उनकी आयु 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जबकि लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है, और इसमें आयु जो मिनिमम होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। तो राज्यसभा में यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल, जो आयु होती है मिनिमम एज बनने का राज्यसभा का मेंबर, वो 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। नहीं, 25 वर्ष से नहीं,
बल्कि 30 वर्ष से कम नहीं होंगे। यहाँ 30 वर्ष मैंने बताया ना, 25 वर्ष तो लोकसभा में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 3rd, यानी पहला और तीसरा आंसर हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने कि भारत में बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो पहली कॉटन मिल आपको बताना है कि पहली कॉटन मिल भारत में कब स्थापित की गई थी। तो 1853, 1852, 1851 या 1854। तो दोस्तों अंग्रेजों के समय 1854 में, ध्यान रखिएगा, पहली कॉटन मिल बॉम्बे में, कहाँ पे, बॉम्बे में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है बॉम्बे में। अगर पूछेगा आपसे कहाँ की गई थी तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बॉम्बे में, भारत में। यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर और आपको मिल रहा है कि भारत में, पहले तो एक बात पता चल गया कि 1854 में बॉम्बे में कॉटन मिल की स्थापना की गई, और दूसरा ये पूछाएगा अगर कि कहाँ किया गया पहली बार, तो बॉम्बे में किया गया। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कॉटन जो है वो किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, तो ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। कोवास जी डावर ने इसकी स्थापना की थी, कोवास जी डावर ने। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहली कॉटन मिल जो थी बॉम्बे में वो कोवास जी डावर ने किया था 1854 में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली का मतलब क्या है। ये मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना, ये पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला किसे बोलते हैं, जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे बोलते हैं पेनिनसुला। तो यहाँ पे है अरेबियन सी, है ना, यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे है इंडियन ओशियन। ठीक है, तो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है भारत का। ठीक है, अच्छा, भारत की क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे पहली बात तो ये देखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पूरब की ओर जितनी भी नदी बहती है उसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, यानी ईस्ट की तरफ जितनी भी नदी बहती है, तो देखिए कृष्णा जो है वो ईस्ट की तरफ बहती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और ईस्ट की तरफ बह करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद गोदावरी देखिए ध्यान से समझिएगा, ये भी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, नासिक से निकलता है गोदावरी, महाराष्ट्र से, और ये भी जो है वो भी गिर जाती है कहाँ पे, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, अब कावेरी कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है, और कर्नाटक के कुर्ग से निकलकर ये भी कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये तीनों नदियां तो ईस्ट में बहती है, मेरी बात को समझिएगा, ये तीनों नदियां कहाँ बहती है, ईस्ट में। जब से क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको बताना है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है नर्मदा। ध्यान रखिएगा, नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नर्मदा, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आपका नर्मदा जो है वो निकलता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से, और ये जो है वो अपने पश्चिम की ओर बहता है, और वेस्ट में बहते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में, जिसमें को बाद में अरब सागर में मिल जाता है, वहीं जाकर के ये गिर जाती है। तो वेस्ट की तरफ बहने वाली, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कौन सी नदियां हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर मैं आपको लिखूं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो कौन कौन से हैं, देखिएगा, नर्मदा हो गया एक, उसके बाद एक कौन हो गया, एक हो गया आपका ताप्ती, है ना, एक हो गया आपका माही, भरतपूजा। ये सब सारी नदी क्या है, ये सब वेस्ट की तरफ बहती हैं। तो इसमें वेस्ट की तरफ बहने वाली बस एक ही नदी थी, वो थी नर्मदा नदी, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी ही धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कहाँ पे, धुआंधार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है कहाँ पे, जबलपुर में, कहाँ पे, जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, और इंडिया का सबसे मिड पॉइंट है, सबसे बीच वाला हिस्सा है, एकदम बीच में इंडिया पड़ता है जबलपुर। ठीक है, इस बात को उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। आप कहेंगे आप सर कैसे, मतलब देखिए,
अब इसमें से आंसर आप कैसे नर्मदा निकाल दिए? तो नर्मदा निकालने का सबसे आसान तरीका था, मैं कहूँ कि आपकी एक ही अगर लड़की है तो लड़की भाई एक अगर आपकी है तो छोटी भी वही हुई सबसे, बड़ी भी वही हुई सबसे। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जब दिया हुआ है कि भाई वेस्ट की तरफ एक ही नदी इसमें से बहती है, तो आंसर तो बस एक ही हो सकता है ना, वो है नर्मदा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द टॉम्ब ऑफ एतमादुद्दौला लोकेटेड? तो एतमादुद्दौला दोस्तों जो जहांगीर की बेगम थी जिनका नाम था नूरजहां, उन्हीं के पिता का नाम था एतमादुद्दौला। और एतमादुद्दौला का जो मकबरा उनके डेथ करने के बाद किसी ने बनवाया था, तो दरअसल नूरजहां ने ही बनवाया था। जहांगीर का शासनकाल था लेकिन नूरजहां ने ही बनवाया था। तो दोस्तों उसका जो मकबरा है वो दोस्तों कहाँ पे है? आगरा में है। कहाँ पे है? आगरा में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दरअसल एकदम बनाया गया था ताजमहल की तरह। देख रहे हैं ये ताजमहल जैसे आप देखेंगे चार है ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए चार टॉम यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। ये एतमादुद्दौला जो मकबरा बनाया गया था वो ताजमहल की तरह बनाया गया था। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया था? पहले ही ये लोकेट किया गया था, पहले ही बना दिया गया था, लोकेट किया गया था आगरा में। और बाद में शाहजहां के समय में, क्योंकि जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ये बनाया जाता है ताजमहल। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। और बीबी का मकबरा, ठीक है ना, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और फतेहपुर सीकरी में क्या है? मैंने बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया भी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी और यहाँ पे उसने बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा है ना, इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया था। और यहीं पर दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। किसकी? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जैसे ही आप जाएंगे वैसे ही आपको बुलंद दरवाजा देखने को वहां मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। और आगरा शहर की स्थापना दोस्तों करवाई थी 1504 में सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी में। श्रीलंका में समझ लीजिएगा, सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए अब आइए आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगला 8वां क्वेश्चन है, आपको बताना है द डॉट इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीवन समाहित हैं। तो ये डेफिनेशन आपसे पूछ दिया गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछ दिया जाता है, तो एनसीईआरटी को थोड़ा प्रीफर करिएगा। 6, 7, 8 के एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको फैक्चुअल दी गई हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसा जोन जिसमें लैंड, वाटर, ये सब एयर मिलते हैं, उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो और ज़्यादा कुछ है नहीं। लिथोस्फीयर जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर जितने भी जल मंडल हैं, जल का मतलब ये है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए सी हो गया है ना, मान लीजिए ओशियन हो गया, है कि नहीं, उसके बाद लेक्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं? ये सारे आपके आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो शब्द जिसके भी आगे लग जाए तो होता है पानी। हाइड्रोसील, आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप एंड एशिया। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो देखिए यूरोप और एशिया दो अलग अलग महाद्वीप हैं, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। उनको अलग करने का काम कौन करता है? ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, रॉकी माउंटेन, हिमालय, यूराल या एप्लेशियन माउंटेन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं एशिया और यूरोप की, तो एशिया और यूरोप को अलग जो करता है माउंटेन, उसका नाम है यूराल माउंटेन। क्या नाम है? यूराल माउंटेन। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूं मैप पर, क्योंकि ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर बनेगी। आप देख लीजिए मैप पर एक बार, यहां पर आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन सकती है इसकी। देखिए अगर मैं थोड़ा बड़ा करूं और आपको दिखाऊं, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका यूरोप, ये क्या है? ये आपका है, ये है आपका यूरोप। ठीक है, और ये है आपका एशिया।
अब देखिए यहाँ पे बीच में आपके जो पर्वत आ रहा है जो यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है, ये कौन सा माउंटेन है? यहाँ देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा माउंटेन है? यूराल माउंटेन है, जो कि एशिया को यूरोप से अलग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूराल माउंटेन। आपको एक बात मैंने ध्यान से समझिएगा, बता दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक है मेडिटेरेनियन सी और एक है यहाँ पे आर्कटिक सी और ये अटलांटिक ओशियन। तो ये सब सारे अगर मैप में आप देख लेंगे स्थिति को तो थोड़े बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी कि कौन कौन सा महासागर यूरोप के आसपास है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि यूरोप के उत्तर में कौन सा ओशियन है, तो आर्कटिक ओशियन। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूरोप के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन है। तो इस तरह से, और यूरोप के साउथ में कौन सा सी है, तो ब्लैक सी है। ठीक है ना, और यूरोप के देखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट में कौन सा है, तो मेडिटेरेनियन सी है। तो इस तरह से आपको लोकेशन एक याद होना चाहिए ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर पाए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे साउथ ईस्ट में कौन सा सी है? कैस्पियन सी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झील है। लेकिन धोखा है, ये बहुत बड़ा गद्दारी कर रहा है हम लोग के साथ। नाम लिखा है कैस्पियन सी, लेकिन है क्या ये है भैया, सी नहीं है ये है लेक। ठीक है ना, कैस्पियन सागर भले ही नाम इसका है, लेकिन है क्या ये है आपका झील। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? तो बड़े ध्यान से समझिएगा एक बात को, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपसे पूछा है, ये नहीं पूछा है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। अगर ये पूछता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर आंसर होता। क्या होता? अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एस आकार का शेप है इसका। ठीक है, लेकिन आपसे यहां पूछा है कि सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, बिजिएस्ट ओशियन ट्रेड रूट, तो वो आपका आंसर हो जाएगा स्वेज कैनाल। कौन सा है? स्वेज कैनाल है। और स्वेज कैनाल की स्थापना दोस्तों वो कब की गई थी? स्थापना तो मैं नहीं कहूँगा, इसको बेहतर होगा कि इसको मैं ये कहूँ कि इसको बनाया कब गया था, कंस्ट्रक्ट कब किया गया था? 1869 में किया गया था। 10 साल लगे थे। 1859 में इसका काम शुरू हुआ, फ्रांस के इंजीनियर ने इसको बनाया था। 1869 में ये बन करके तैयार हो गया नवंबर में। ठीक है, तो स्वेज कैनाल को, अच्छा स्वेज कैनाल से एक काम हुआ कि यूरोप और एशिया की जो दूरी थी ना, वो 7000 से घट करके कम होकर 4000 आ गई। मतलब 3000 से 4000, मतलब कह सकते हैं कि 3 से 4000 दूरी कम हो गई थी किलोमीटर में। कैसे हो गई थी देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये आपका ये भारत है, और भारत के बाद भी जो है कि बहुत सारे यहाँ पे एशिया के देश है ना, एशिया के देश है। एशिया के देश के बाद यहाँ पर देखिए अफ्रीका है ना, ये अफ्रीका है। और उसके बाद यूरोप यहीं पे है, ये यूरोप है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिएगा भारत से जब भी यूरोप जाना पड़ता था तो यहाँ पर पूरा ये ब्लॉक था। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ये वाला जो ये सऊदी अरब वाला है, ये कौन सा एरिया है? ये अरब पेनिनसुला है। इस सऊदी अरब में से ना यहाँ से रेड सी है। ठीक है ना, यहाँ पे लाल सागर है, रेड सी। तो यहीं से एक रास्ता काट करके पहाड़ियों को बनाया गया, जो कि स्वेज कैनाल बनाया गया। स्वेज कैनाल यहीं बनाया गया। और यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से पहले घूम के जाना पड़ता था इधर ऐसे यूरोप में, लेकिन यहाँ से जब तोड़ करके माउंटेन को काट करके रास्ता बनाया गया तो ये रास्ता जो है स्वेज कैनाल बन गया। और आराम से इससे लाल सागर से होते हुए आप आराम से यूरोप पहुंच सकते थे, जिससे कि बहुत सारी दूरी कम हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए ये सबसे बिजिएस्ट रास्ता भी बन गया, एक व्यापारिक मार्ग भी बन गया। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे मैं आपको दिखा दूं, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्वेज कैनाल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्वेज कैनाल आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। ये देखिए स्वेज कैनाल आपके सामने मैंने लिख दिया है, और मैप में लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो स्वेज कैनाल अगर मैं आपसे देखिए, ये देखिए सबसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी इससे। ये आपको सबसे बेहतर बताएगा। और या तो मैं, हाँ ये देखिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी अच्छी करेगा। क्योंकि यहाँ देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ इसको, देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे कह दूँ, देखिए ध्यान से, या ये है आपका लाल सागर जो मैंने अभी बताया है। ये लाल सागर जो है, यहाँ से देखिए पूरा रास्ता ब्लॉक था। पहले क्या था? पूरा रास्ता ब्लॉक था। और अफ्रीका जाने के लिए क्या करना पड़ता था?
इस रूट को जैसे एशिया से सीधे सीधे घूम करके तब यहाँ पे जाना पड़ता था, मतलब अफ्रीका को क्रॉस करके जाना पड़ता था। क्रॉस करने का मतलब यहाँ तो क्रॉस कर भी नहीं पाएंगे हम, क्योंकि अफ्रीका पूरा भरा हुआ है, तो क्रॉस करके यहाँ से फिर जाना पड़ता था कहाँ पे, यूरोप में जाना पड़ता था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अगर लोगों ने सोचा कि भाई साहब ऐसा है कि रास्ते को वो करना है, अगर हमें काटना है तो यहीं से बहुत सारी कटाई की गई, ठीक है ना, यहाँ से माउंटेन को काटा गया और लाल सागर से होते हुए ये पतली एक नैरो पैसेज बनाया गया जिसको कहा गया स्वेज कैनाल। 1869 में, अभी मैंने बताया कि स्वेज कैनाल बन गया, 1859 में बनना शुरू हुआ था और 10 साल लगे इसको बनने में, ठीक है ना। तो इससे क्या हुई, एशिया और यूरोप की, अफ्रीका की, सॉरी यूरोप कह सकते हैं कि एशिया और यूरोप की जो दूरी थी ना वो कम हो गई। अफ्रीका को पार करके आराम से अब अंदर जा सकते थे बिना पार किए उसको, ठीक है ना, बिना पार किए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको बेहतर इस चीज को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा शानदार क्वेश्चन दोस्तों। कभी कभी आप सोचते होंगे कि सर इसमें से सब में दिया होता है, कभी कभी नन ऑफ दीज, तो आंसर तो कभी होता ही नहीं है नन ऑफ दीज, लेकिन इसका आंसर नन ऑफ दीज ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखिए पूछा है, इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो भाई सबसे पतली परत मेंटल है? नहीं, मेंटल तो नहीं है। देखिएगा आप ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिएगा ध्यान से। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हमारा है नन ऑफ दीज। कैसे नन ऑफ दीज आंसर है? देखिए थिनेस्ट लेयर, वैसे मैं अगर बात करूँ तो अर्थ का जो लेयर है उसको 4 प्रकार में बांटा गया है। देखिए सबसे पहला है क्रस्ट, जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं, जो कि 1% होता है, जो कि सबसे कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो पूरे पृथ्वी का सिर्फ 1% हिस्सा होता है। उसके बाद आता है मेंटल, ये सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसका सारा हिस्सा होता है 84%। कितना होता है? 84%। उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर, इन दोनों को मिला करके 15% होता है। अगर आप तीनों को मिला दें तो देखिएगा ध्यान से, 1%, 84, 85% और 15%, 100% पूरा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पतला लेयर हमारे अर्थ में है वो कौन सा है? वो है क्रस्ट, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे मेनली अगर देखा जाए तो हमारा जो अर्थ, जो पूरा अर्थ का कंपोजिशन है वो 3 चीज़ों का है। जैसे पहला है क्रस्ट, 3 भागों में डिवाइडेड है क्रस्ट। दूसरा क्या है? मेंटल। तीसरा क्या है? कोर। कोर को आउटर और इनर में बांट दिया गया है, लेकिन मेन तो 3 ही है। देखिए क्रस्ट जो है वो 1% हिस्सा है, मैंने पूरा बता ही दिया आपको कि 1% हिस्सा है पूरे पृथ्वी का। और क्रस्ट जो है वो किससे बना है? Cl, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है इसका लेयर, ठीक है। और इसके बाद मेंटल अगर पूछेगा तो, अगर मेंटल आपसे पूछ लिया कि मेंटल किससे बना है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और उसके बाद अगर कोर आपसे पूछ लेता है कि कोर किससे मिलकर बना है, तो निकिल और फेरस से, ठीक है, निकिल और फेरस, यानी निकिल और फेरस की मात्रा अधिकता पाई जाती है। अगर क्रस्ट में पूछेगा तो सिलिकॉन एल्युमिनियम का, और अगर मेंटल पूछेगा तो, अच्छा हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि मेंटल ही सबसे बड़ा हिस्सा है पूरे अर्थ के लेयर में, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा 84%, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करूं मैं, तो अर्थ के ऊपर हम रेखा खींचते हैं, देखिएगा ध्यान से, बीच में जो रेखा खींची जाती है इसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री पे जाता है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। अब 23 डिग्री इसके ऊपर चले जाएंगे, 23.5, तो ये जो है कर्क रेखा आपका है। ये क्या है? कर्क रेखा, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाए 23.5 साउथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या ये नॉर्थ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। तो इससे पूछा है आपका कि बताइए कि भारत में, यहाँ पे क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है कि कौन से क्षेत्र से गुजरती है और ये सब भारत की आपको स्थिति दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से एरिया से गुजरती है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के ऑप्शन की, तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, मैं बना दे रहा हूँ भारत का नक्शा। अरावली रेंज, अरावली रेंज कहाँ पे है? अरावली रेंज जो है यहाँ पर है राजस्थान में। अरावली रेंज कहाँ पे है? एक सेकेंड, देखिएगा अरावली रेंज कहाँ पे? अरावली रेंज राजस्थान में है ना। तो ये तो कोई दिक्कत है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि भारत के बीचों बीच से गई है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से गई है? भारत के बीचों बीच से गई है, तो ये तो आंसर होगा नहीं।
उसके बाद अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट तो ये है पूरा, वेस्टर्न घाट तो ये है भाई साहब पूरा, तो यहाँ पर ये भी नहीं गई है। उसके बाद अगर डेक्कन प्लेटू को देखा जाए तो डेक्कन प्लेटू तो ये है यहाँ पे, यहाँ पर इसको भी काट कर नहीं जाती कर्क रेखा, तो कहाँ से गुजरती है? करेक्ट आंसर होगा विंध्याज रेंज। विंध्याज रेंज यही कर्क रेखा के ऊपर वाला रेंज है और यहाँ सतपुड़ा रेंज है, यहीं से होकर के जो है बीच में से जाता है कौन? कर्क रेखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? विंध्या रेंज से होगा। अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। अरावली जो है राजस्थान में है, सबसे ऊंची चोटी इसकी गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, चलिएगा अब देख लीजिए, शायद मेरे पास इसका, हाँ देखिए, ये देखिए ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? देखिए, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उसके बाद झारखंड, त्रिपुरा। तो कहने का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत में गुजरती है। जबकि जो लैटिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं, देशांतरी जो मानक समय रेखा भारत की है, मानक समय रेखा है जो 82.5 डिग्री ईस्ट में जाती है, वो कितने राज्यों से होकर जाती है? वो 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, कौन कौन से? देखिएगा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक और राज्य है ना, एक और राज्य है, 5 राज्यों से होकर जाता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यूपी, और एक और है राज्य, उसको देखिएगा आप, एक और राज्य जो 5 राज्यों से होकर के देशांतर जो रेखा है वो जाती है भारत की। ठीक है, ये तो 8 राज्य हो गए। तो 8 राज्यों में हमने बताया अभी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 राज्यों में से यहाँ पर आपको देखकर जा रहा है, यहीं पर विंध्या रेंज आपका है। बाकी राजस्थान की अरावली जो है वो तो यहाँ पर है, वेस्टर्न घाट तो इधर आपको यहाँ पर अगर दे दे तो यहाँ पर है ना। और उसके बाद एक और दिया हुआ था आपका, एक दिया था डेक्कन, तो डेक्कन तो यहाँ पे है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि बीच से जाती है वहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिएगा आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश आता है, एमपी। ठीक है, तो 5वां स्टेट यहाँ पे कर लीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तब से थोड़ा पानी का इंतजाम देखता हूं मैं। हाँ जी, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट में आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है या गलत है। देखिएगा ऑप्शन में आपके उसी हिसाब से दिए गए हैं। क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, दिया हुआ है डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक। देखिएगा डेक्कन जो प्लेटू है भारत का, ये वाला जो हिस्सा है वो बसाल्ट रॉक से बना है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ काली मिट्टी जो है, पहले तो वोल्केनिक इरप्शन यहाँ हुआ था, यानी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, और ज्वालामुखी उद्गार बहुत सालों पहले अगर महाराष्ट्र या कर्नाटक वाले इलाके में हुआ था। तो ये प्रायद्वीप जो भारत का है या डेक्कन प्लेटू है, जिसको हम लोग दक्षिण का पठार भी बोलते हैं, ये बसाल्ट रॉक से बना है। बसाल्ट रॉक कैसे बनता है? देखिए बसाल्ट रॉक कैसे बनता है? बसाल्ट रॉक बनता है इग्नियस रॉक से, यानी आग्नेय चट्टान से। ठीक है ना, देखिएगा, क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी यहाँ से फूटता है और उसका उद्गार होता है, तो यहाँ पर जो लावा होता है वो जम जाता है, मैग्मा ठंडा होकर लावा बन जाता है, और उसके बाद यहाँ पर वो कठोर होकर के एक पत्थर बनाता है, एक रॉक बनाता है, जिसको हम लोग इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसी आग्नेय चट्टान से बनता है बेसाल्ट रॉक। क्या बनता है? बेसाल्ट रॉक बनता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला बिल्कुल सही बात है कि जो दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टान से बना है, तो पहला बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो अब दूसरे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। पहला तो भाई बात बिल्कुल सही है। दूसरा आ जाते हैं, द ओरिजिन ऑफ बेसाल्ट रॉक ऑन द डेक्कन प्लेटू इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द लावा इरप्टेड फ्रॉम वोल्केनो। अभी मैंने वही बताया है कि दक्कन का पठार जो है उसमें बेसाल्ट चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई है वो दरअसल लावा के बनने से हुई है, क्योंकि मैग्मा उनसे निकला और बाद में जब लावा बना तो उससे एक नए चट्टान की उत्पत्ति हुई, नया चट्टान एक ओरिजिनेट हुआ, उसका नाम था बेसाल्ट रॉक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोनों बात सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ए एंड बी आर बोथ करेक्ट, बिल्कुल सही है, यही आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
दोस्तों अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अश्वघोष वाज ए पोएट इन द कोर्ट ऑफ हु कंपोज। तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखिए दो फिल इन द ब्लैंक थे, एक यहां पर है और एक जो है यहां पर है, ठीक है ना। यहाँ पे दो आपको दिए गए, यहाँ पर ये, यहाँ पे दूसरा, ठीक। तो पहला आपको बताना है कि दो क्वेश्चन इसमें एक साथ पूछ दिए गए हैं। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ लिखा है ना कि दरबार के कवि थे किसके, और जिन्होंने किसकी रचना की थी, यानी आपसे उनकी किताब भी पूछी गई है और आपसे ये भी पूछा गया है कि वो किसके दरबार में रहते थे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अश्वघोष की। तो अश्वघोष जो है वो दरबार में रहते थे कनिष्क के, ठीक है ना। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पर एस के बाद एच लिख लेते हैं, है ना। कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क से दो तीन बातें याद रखिएगा। शक संवत शुरू किसी ने किया था, तो शक संवत शुरू करने वाले थे कनिष्क, ठीक है। शक संवत किसने शुरू किया था, 78 AD में, तो कनिष्क ने किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं कनिष्क की, तो कनिष्क के दरबार में एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि आयुर्वेद के जानकार थे, उनका नाम था चरक। क्या नाम था, चरक। कैसे याद करेंगे, चरक के लास्ट में है क से होता है कनिष्क, ठीक है ना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। तो कनिष्क के ही दरबार में अश्वघोष नाम के एक दरबारी कवि भी रहते थे, ठीक है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित नाम की किताब की रचना की थी। तो देख लेते हैं कि कनिष्क किसके ऑप्शन में दिया है। तो यहाँ पे कनिष्क दिया हुआ है, पहला दिया है हर्षवर्धन और उसके बाद बुद्ध चरित्र, दूसरा दिया है कनिष्क। यहाँ ऑप्शन इन्होंने पहला सब डाल दिया है, कोई बात नहीं। चलिए हम दूसरा कर देते हैं, इसको तीसरा कर देते हैं और इसको चौथा कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कनिष्क के दरबार में थे और बुद्ध चरित नाम की किताब की इन्होंने रचना की थी। तो कनिष्क के दरबार में ये रहते थे और बुद्ध चरित नाम की किताब की इन्होंने रचना की थी। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश्ड दीवाने अमीर कोही डिपार्टमेंट। दोस्तों देखिए सल्तनत काल में कृषि विभाग को दीवाने कोही कहा, किसने, दीवाने अमीर कोही कहा गया। ये दरअसल एक कृषि विभाग था, ठीक है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जिसको बनाया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, सनकी या रक्त पिपासु भी कहा जाता था, क्योंकि इसने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जो कि जनता के लिए बड़ा ही खतरनाक थे। जैसे दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदला इसने, टोकन करेंसी चलाया, दिल्ली से क्या कर दिया, दौलताबाद राजधानी बदल दिया। भाई साहब बहुत बुरा हुआ उस टाइम, है ना। गुलेल बनवाया था एक लोगों के लिए, क्या किया था इसने, गुलेल बनवा करके लोग जो रुक जाते थे रास्ते में ना, उनको गुलेल से ही फेंकवा देता था। जो लोग दिल्ली से दौलताबाद जाते समय जंगल में ही रुक जाते थे, उनको गुलेल रख के फेंकवा देता था और जो लोग गिरते थे मौत हो जाती थी वहीं पर। तो बड़ा खतरनाक शासक था, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, अच्छा है नहीं। उसके बाद जो है इसने टोकन करेंसी चलाई, कि क्या चलाई, टोकन करेंसी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा बलबन, ध्यान रखिएगा, बलबन ने रक्त, लौह और रक्त की नीति अपनाई थी और ये बहुत ही खतरनाक शासक था सल्तनत काल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों कुतुब मीनार को, ताजमहल को तो नहीं, कुतुब मीनार को पूरा करवाया था कंप्लीट, ठीक है ना। कुतुब मीनार को बनवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में इल्तुतमिश ने भी उस पर बहुत सारे रिपेयरिंग वर्क कराए थे, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया था। कुतुब मीनार की लंबाई लगभग 72 मीटर के आसपास है, जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए अगला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन का आंसर क्या था, क्वेश्चन का आंसर था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, जिसने दीवाने अमीर कोही या कृषि विभाग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1945 में स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य थे। तो देखिए अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, 1945 में, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तभी इसकी स्थापना हुई। अब हुआ क्या कि उस समय जो साइन करने वाले कंट्री थे वो थे 51, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो है 193 कंट्री हो गए हैं, लेकिन उस टाइम जब बना था ये, तो उसी टाइम ध्यान रखिएगा 51 सदस्य इसके उस समय मेंबर थे। अच्छा एक बात ध्यान से और समझिएगा, उसी समय वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी। क्या की गई थी, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स समझौता, ठीक है। ब्रेटन वुड मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। वहीं पर बनाया गया था, दो संस्था दरअसल बनाया गया था। एक बनाया गया था IBRD
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और एक बनाया था IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों को मिला करके, इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है, इन दोनों को मिला करके वर्ल्ड बैंक कहा गया, और उसी समय वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है आज का। अच्छा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन। आपको इनमें से सही कथन पे विचार करना है और गलत को चुनना है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रोटेशन। अच्छा, रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को घूर्णन कहा जाता है। नहीं भाई साहब, देखिए ये जो सन है, मान लीजिए ये सन है, सन के अगर चारों तरफ जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, जो समझ रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमा कहते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई भाई। ये बात इसलिए गलत हो गई कि यहाँ पे रोटेशन लिख दिया इन्होंने। क्या लिख दिया? रोटेशन, तो गलत बात हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा, दूसरा दिया है रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन एक्सिस, यानी उल्टा लिख दिया है आपस में। अपने एक्सिस पे जो अर्थ मूव करता है इस तरह से, ऐसे ऐसे घूमते हुए जाता है, और ये जो एक चक्कर अपने एक्सिस पे लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम रोटेशन कहते हैं। जबकि यहाँ पे इन्होंने रिवॉल्यूशन लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हो गया, तो गलत को चुनना है हमको। तो गलत क्या है? बोथ 1 and 2, यानी दोनों गलत है। क्या है? दोनों गलत है, बिल्कुल दोनों गलत है। क्या यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथन पे विचार करें और गलत कथन चुने, है ना। जो गलत है वही चुनना है। तो दोनों गलत है भाई, दोनों गलत दिया हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों उल्टा सीधा दिया हुआ है। आइए हम कुछ आपको फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए सन दिख रहा होगा, है ना। सन हाइड्रोजन और हीलियम का गैस होता है जो कि नाभिकीय संलयन से बनता है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अर्थ है, जो अर्थ आपका है वो आप देख पा रहे हैं अपने एक्सिस पे जब घूम रहा है, अपने एक्सिस पर, तो इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम लोग बोल रहे हैं रोटेशन। क्या बोल रहे हैं? रोटेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ये अपना पूरा एक चक्कर लगाएगा, और पूरा एक चक्कर लगा करके पूरा सन का एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा 365 दिन में, तो उसको बोल देंगे रिवॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? रिवॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। रोटेशन की वजह से क्या होता है? डे नाइट। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए पृथ्वी के घूर्णन की वजह से क्या होता है? मौसम बदलता है, कि दिन और रात होते हैं, कि कुछ और होता है? इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए थे। तो याद रखिएगा, रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से वेदर के अंदर चेंजिंग आती है, मतलब मौसम के अंदर जो बदलाव आता है वो किसकी वजह से आता है? वो आता है आपका परिक्रमा की वजह से। परिक्रमा का मतलब रिवॉल्यूशन की वजह से। रिवॉल्यूशन की वजह से मौसम के अंदर बदलाव आता है, जबकि डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं? डे और नाइट रोटेशन की वजह से होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। खादर और बांगर जो है वो दो टाइप है मिट्टी की, वो किसकी टाइप है? तो ध्यान रखिएगा, ये टाइप है एलुवियल की, यानी जलोढ़ मिट्टी की। ये दो प्रकार हैं। देखिए दो तरह के जलोढ़ मिट्टी को बांटा गया है दो प्रकार में। एक न्यू एलुवियल सॉइल, नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी। और एक है ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको हम लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? खादर। कैसे याद रखेंगे भाई साहब? खदर देगा आपका, खदर देगा, हम लोग लोकल भाषा में कहते हैं ना, खदर दिया। खदर दिया का मतलब नया हो जाएगा, खदर देगा तो नया हो जाएगा, है ना। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, है ना। बांगर एक सीमेंट भी आता है, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा वाला, समझ रहे हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब आइए लेटराइट सॉइल की बात कर लेते हैं। लेटराइट जो है लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब ब्रिक होता है, ईंट होता है, ठीक है। लेटराइट सॉइल में चाय की खेती बहुत अच्छी खासी होती है। चाय और कॉफ़ी की खेती बहुत अच्छी खासी मात्रा में होती है। और ये असम और कर्नाटक वाले एरिया में कॉफ़ी, और असम में टी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मात्रा में लेटराइट सॉइल में होती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ होती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी ही होती है, क्योंकि नदियों के डिपोजिशन से, मतलब सेडिमेंट से ला करके ये डिपॉजिट करके बनाया जाता है। यानी नदियों के जो अवसाद होते हैं, कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे गिट्टी बालू, वो इकट्ठा करके जो एरिया बनता है उसी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो ये सबसे उपजाऊ भी मिट्टी होती है, याद रखिएगा,
सबसे उपजाऊ मिट्टी भी ये होती है, और इसके साथ साथ उपजाऊ के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो भारत के करीब करीब 45 से 50% एरिया में ये पाई भी जाती है। 45 से 50% एरिया में भारत की ये पाई जाती है। तो सर्वाधिक मिट्टी जो है, कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है? तो सर्वाधिक मिट्टी अगर पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में तो आप बोलेंगे एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। हाँ, अब ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो ब्लैक सॉइल को हम रेगूर सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगूर सॉइल भी कहते हैं, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। काली मिट्टी को ब्लैक सॉइल कॉटन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी खासी मात्रा में होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इतनी बातें बहुत जरूरी है आपके लिए, कॉपी पेन लेकर के लिखते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया? अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्रिप्स मिशन को समझ लेते हैं। देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में आया था 1942 में। उस समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की तरफ शामिल कराने के लिए, उस समय अंग्रेजों की तरफ से शामिल कराने के लिए क्रिप्स ने, उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, क्या नाम है उनका, विंसेंट चर्चिल जो थे उस वक्त के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या, उसने, है ना, उसने भेजा था किसको? उसने क्रिप्स मिशन भेजा था। 3 सदस्य इसमें थे। कौन थे? स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 लोग थे। इन 3 सदस्यीय टीम को भेजा गया था, जिसको हम लोग क्रिप्स मिशन कहते हैं। कब भेजा गया था? 1942 में, 1942 में। और उस वक्त के प्रधानमंत्री थे कौन? विंसेंट चर्चिल थे। कौन थे? विंसेंट चर्चिल था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, ये सब राज किए थे हम लोग के ऊपर। अब देखिए, क्लेमेंट इटली कब तक? क्लेमेंट इटली था 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली। लेबर पार्टी का ये था। ब्रिटेन में 2 ही पार्टी होती है, आप जानते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। तो लेबर पार्टी का जो था क्लेमेंट इटली, उसी को क्या मिला था? क्लेमेंट इटली उस वक्त सत्ता मिली थी उसको, और उस वक्त प्रधानमंत्री बना था। तो दोस्तों, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। दोस्तों, अगर आप CUET की तैयारी करना चाहते हैं DNA से, तो हम लोग लगातार बैचों को चला रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, और उसमें नंबर भी आपको मिलेगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सारे बैचेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।